मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल वास्तुकला की चर्चा कर रहे हैं। मुगल वास्तुकला की चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बात करूं कि जब हम मध्यकालीन वास्तुकला की बात करते हैं, मध्यकालीन वास्तुकला इसके हम दो भाग कर लेते हैं। भाग तो कई तरह के हो जाते हैं, एक तो सल्तनत काल में और एक मुगल काल में। दो तरह के काल आ गए। ये आप जानते हैं कि 1526 तक का काल है और ये 1526 के ऑनवर्ड्स का काल है। ये दो काल है। तो जो सल्तनत काल है, इस टाइम पे इस्लाम या टर्क्स या मुस्लिम्स हिंदुस्तान में आ गए थे, खास करके उत्तर भारत में। इस समय तक मुस्लिम प्रभाव भारतीय वास्तुकला पर पड़ने लगा था। मुस्लिम प्रभाव या टर्किश प्रभाव, आप जिस भी रूप में कहना चाहें। और इस्लामी आर्किटेक्चर के अंतर्गत, मुस्लिम आर्किटेक्चर के अंतर्गत दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक को हम गुंबद बोलते हैं और एक को मेहराब बोलते हैं। इसके अलावा और बहुत से पक्ष हैं। और जो अलंकरण था, जो चित्रालंकरण था, वो अरबी चित्रालंकरण था। अरबी चित्रालंकरण था। तो ये प्रक्रिया यहां पर सल्तनत काल में शुरू होती है और मुगल काल तक आते आते चरमोत्कर्ष पर हो जाती है। यही कारण है कि जो मुगल काल की इमारतें हैं वो सल्तनत काल की तुलना में ज़्यादा आर्किटेक्चरली ज़्यादा साउंड है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा सुदृढ़ है और वो हमारी विरासत के रूप में है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है एक शब्द कि सबसे पहले इन बिंदुओं को ले लें कि गुंबद क्या है और मेहराब क्या है। गुंबद, ये गुंबद इस रूप में होता था। गोल छत, इसको हम अगर बोले वक्राकार छत। कर्वेचर की फॉर्म, कर्वेचर, कर्व से कर्वेचर बना है, कर्वेचर की फॉर्म की छत है। अब इस छत के अंतर्गत एक बात तो ये आती है, एक्चुअली अभी तक भारत में जो छतों की प्रणाली थी, जो छत बना करती थी, वो इस तरह की होती थी। हमारे यहाँ पे लिंटल डाला जाता था, इसको हम ट्रेबिएट टेक्निक कहते हैं, शहतीर प्रणाली कहते हैं। जबकि ये लोग जो लेकर आए, टर्क्स जो लेकर आए, वो अपने साथ गुंबद की प्रणाली लेकर आए। ऐसा नहीं है कि गुंबद पहले भारत में नहीं था, प्राचीन काल में भारत नहीं था, लेकिन उसे अवास्तविक गुंबद कहा गया। अवास्तविक यानी वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, इतना ज्यादा सुदृढ़ नहीं था। तो था तो सही, लेकिन इतना सुदृढ़ नहीं था। इसी तरह से जब हम मेहराब की बात करते हैं, तो मेहराब मोटे तौर पर एक तरह का दरवाजा सा होता है। जैसे हमारे देश में जब हम हिंदू वास्तुकला की बात करते हैं तो वहां पर दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन दरवाजों का आकार छोटा होता था सामान्य रूप से। तो आप इसको इस रूप में देख सकते हैं, ये दरवाजा है और आप देख रहे हैं दरवाजे ने अपना रूप बदल दिया। ये बड़े हो गए 8 से 12 फीट के बीच में और इनसे मूवमेंट करना ज्यादा आसान था। ये प्रक्रिया हम जब सल्तनत काल में देखते हैं तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी का है और बलबन का मकबरा। ये वो है जहां पर मेहराब और गुंबद का वास्तविक रूप से सबसे पहले प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। अब हम जब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं तो बाबर जब था तो बाबर के टाइम में उसको कुछ बनाने का मौका मिला नहीं, इसलिए उसने 4 मस्जिदें उसने बनाई हैं। उसके काल में 4 मस्जिदें बनी हैं, बाकी उसके काल में और कुछ नहीं है। हुमायूं ने जिस नगरी को बसाया था उसे हम दीन पनाह कहते हैं। दीन पनाह में उसने बहुत सी इमारतें बनाई, लेकिन बाद में उनको शेरशाह ने तोड़ दिया और उसने शेरगढ़ी बना दी। क्या बना दी? शेरगढ़ी। तो यहां पर मुगल वास्तुकला का मुख्य संस्थापक बना अकबर। अकबर के कुछ पार्ट हैं। एक तो उसने किले बनाए, 4 किले उसके महत्वपूर्ण हैं। एक तो आगरा का किला, लाहौर का किला,
इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला। फोर्ट आर्किटेक्चर में अपने आप में उसने बहुत ही विलक्षण तरीका अपनाया। खास बात ये होती थी रेड सैंडस्टोन का प्रयोग होता था, मजबूती पर ज्यादा बल दिया जाएगा, खर्चे को कम से कम किया जाएगा। ये बात उसके किलों में है। जब हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास में सीकरी एक गांव था। उस गांव में शेख सलीम चिश्ती वहां पर रहा करते थे। छोटी सी पहाड़ी है और फतेह मतलब जीतना। तो गुजरात विजय के बाद उसने इस नई राजधानी को बनाया। इसमें सभी तरह की इमारतें बनाई हुई हैं, चाहे उसमें पंचमहल है, जहांगीरी महल है, बीरबल महल है, अनूप तालाब है। पूरा एक सिटी डेवलप किया। एक आर्किटेक्चर के हिसाब से एक विलक्षण उसने राजधानी बनाई। लेकिन हाँ, वही रेड सैंडस्टोन है, वाइट मार्बल का प्रयोग नहीं है या न्यूनतम है। यहीं पे बुलंद दरवाजा भी यहीं पर है। इसके अलावा उसकी अन्य इमारतें भी हैं उसके काल की। एक तो जैसे खास करके हुमायूं का मकबरा भी उसी के काल का है। उसने बनाया नहीं है हुमायूं का मकबरा, लेकिन हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जो कि मुगल काल की पहली खूबसूरत इमारत है, जिसे हम खास करके कहते हैं कि उनकी हाजी बेगम उनकी विधवा थी, उन्होंने इसको बनाया था। अब जब हम अन्य बिल्डिंग्स में जहांगीर के टाइम में बात करते हैं, तो जहांगीर के टाइम में केवल 4 इमारतें इंपॉर्टेंट है। एक तो गयास बेग का मकबरा, एक अकबर का खुद का मकबरा। एक खास बात ये, खूब प्रश्न पूछा जाता है, अकबर का सिकंदरा में मकबरा है। ये आरपीएससी के एग्जाम में तो कई बार आता है। सिकंदरा में उसका मकबरा है। ये बौद्ध शैली में है। कौन सी शैली में है? बौद्ध शैली का है या हिंदू शैली का है, इसमें ये मकबरा बना हुआ है। ये आगरा के पास में है सिकंदरा। इसके अलावा एतमादुद्दौला का मकबरा है। एतमादुद्दौला ये गयास बेग थे, नूरजहां के पिता यानी जहांगीर के ससुर। तो उन एतमादुद्दौला का मकबरा है, ये आगरा के पास में ही है, नदी के किनारे लेफ्ट हैंड में। उसके बाद जहांगीर का खुद का मकबरा और नूरजहां का खुद का मकबरा, जो कि लाहौर में शादरा में बना हुआ है। ये जहांगीर के काल में आया। जब हम बात करते हैं शाहजहां के काल की, तो शाहजहां के काल में तो वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। और हम सबसे पहले बात देखते हैं शाहजहानाबाद, लाल किला। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। लाल किला, जामा मस्जिद और अंतिम महत्वपूर्ण ताजमहल। शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली आज की, लाल किला ये वही लाल किला है जहां पे भारत का झंडा फहराया जाता है। जामा मस्जिद ये आज तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। और ताजमहल ये आज एक विश्व विरासत है, जो कि 7 वंडर्स में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। और ये टूरिज्म के हिसाब से भारत, ऐसा कहते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक, विदेशी पर्यटक, वो ताजमहल देखने जाता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और शाहजहां ने इनोवेशंस किए, परिवर्तन किए। उसने मेहराब में परिवर्तन किया, उसने गुंबद में परिवर्तन किया, बल्बस डोम बनाया इसको, और मेहराब को उसने दांतेदार मेहराब इस काल में बनवाई। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। जब हम औरंगजेब के पीरियड की बात करते हैं, तो औरंगजेब के पीरियड में एक ताजमहल की आकृति का या ताजमहल की नकल है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद में है। इसे दक्षिण का ताज भी कहा जाता है। मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, और उसके बाद आता है कि दारा शिकोह औरंगजेब की बहन थी जहांआरा, उसकी भी कुछ इमारतें हैं, वो भी इसी काल की हैं। और इसके उपरांत जो क्षेत्रीय शैली की, प्रांतीय शैली की जो वास्तुकला थी, उसका विकास हमें होता हुआ दिखाई देता है। इसको हम एक बार ध्यान से समझ सकते हैं कि 1 बाय 1 ये आप देख सकते हैं। आपके सामने एक तस्वीर आई है, मुगल आर्किटेक्चर है। ये ओनियन डोम है, प्याज नुमा गुंबद है। ये शाहजहां इसको लेकर आया था। तो ये आप देख सकते हैं 1 बाय 1। ये तो इसमें गुंबद वाला भाग है। ये जो ये देख रहे हैं आप, ये मीनारे हैं, मिनरेट्स अंग्रेजी में कहते हैं, ये मीनारे हैं। और ये साइड में, जैसे अपने राजस्थान में भी छतरी हम बोलते हैं, ये छतरी है।
ये ओनियन शेप प्याज नुमा गुंबद, इसको प्याज नुमा गुंबद कहते हैं। और इसी तरह से ये आप देख रहे हैं ये आर्चेज हैं, यानी मेहराब है। मेहराब मैंने कई तरह के मेहराबों की बात आती है, मध्य एशिया से लेकर के यहाँ तक आते आते यूरोप की बात करते हैं तो और अलग अलग तरह के आर्चेज का उल्लेख मिलता है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने आर्चेज ही आ रही हैं। ये तरह तरह के आर्चेज हैं। ये हिंदू आर्च हुआ करती थी। ऐसा मैंने आपको बताया, मेहराब और गुंबद ऐसा नहीं कि भारत में नहीं थे, पहले भी थे। और ये इसके अलावा आप देख रहे हैं ये थोड़ा सर्किल फॉर्म में लिए हुए हैं, सर्कुलर फॉर्म लिए हुए हैं, ये एक ट्रायंगल फॉर्म लिए हुए हैं, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये अलग अलग प्रकार की हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये सेम ये आर्चेज हैं और इन आर्चेज की ये ज्योमेट्री के हिसाब से आर्चेज हैं। आप देख रहे हैं कहीं पे सर्कुलर है और कहीं पे ये शेप डिफरेंट लिया हुआ है। ये भी आर्चेज हैं। ये पूरे मैं आपको पूरे यूरोप की, इंडिया की, सबकी बता रहा हूँ। उसके उपरांत ये आप देख रहे हैं कस्पिड आर्च। ये आर्चेज आप जरा थोड़ा गौर से देखिएगा। ये देखिए ये घूम घूम रही हैं। ये शाहजहां लाया था इस टेक्निक को, शाहजहां ने इस टेक्निक का विकास किया था। इसको कस्पिड आर्चेज कहते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको दांतेदार मेहराब। दांतेदार मेहराब आपको दिख रहा होगा, दांत की तरह है, इसलिए इसको बोल देते हैं क्या, दांतेदार मेहराब। ये लोटस पिटल है, ये लोटस की तरह। अब ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से आर्चेस को बनाने का तरीका है। ये मूल रूप से भारतीय तरीका था और इस भारतीय तरीके में उन्होंने ये पत्थर फिट करने के तरीके हैं और इसके द्वारा इन्होंने इनको मजबूती प्रदान की। ये डोम है, डोम का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये स्क्विंच आर्चेज हैं, ये बेसिकली खंभों में लगती थी। ये डोम ही है। और ये आप देख रहे हैं कि बल्बस डोम आपके सामने है, ये ताजमहल का डोम है। इसको हम डबल डोम भी कहते हैं। दरअसल सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार डबल डोम का प्रयोग हुआ। डबल डोम बोला दोहरा गुंबद, गुंबद के ऊपर गुंबद। अब आप देख रहे हैं इसको हम ग्रीवाकार गुंबद भी कहते हैं। ग्रीवा, गर्दन बनाना। इससे क्या होता था, जो गुंबद था उसका आकार ऊपर हाइट हो जाती थी इसकी, और इसलिए इसको प्याजनुमा गुंबद भी कहते हैं। तो ये बल्बस डोम है। ये आप देख रहे हैं, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स, ताजमहल के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपके सामने कि किस तरह से ओनियन डोम प्याजनुमा गुंबद है, किस तरह से यहाँ पे छतरी का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से कैलीग्राफी है, किस तरह से आर्चेज हैं। ये ताजमहल के स्ट्रक्चर के बारे में है। ये सारा ताजमहल का स्ट्रक्चर है। ये ताजमहल का भीतरी स्ट्रक्चर है कि किस तरह से आपको ध्यान होगा कि ताजमहल में मूल रूप से जो शाहजहां और उनकी जो बेगम थी यानी मुमताज महल, उनकी कब्रें यहाँ पर हैं इसके भीतर। ताजमहल को लेकर के बहुत तरह के वाद विवाद भी हैं। ताजमहल के संबंध में एक ताजमहल त्याज थ्योरी दी गई थी। वो एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने दी थी कि ताजमहल हिंदू इमारत थी मूल रूप से, लेकिन अब इस बात को लेकर मतांतर हैं। तो मूल रूप से जैसे ताजमहल का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इस ताजमहल के स्ट्रक्चर में ये इसकी आकृति, इसका ये देखिए यमुना, इसके ठीक पीछे यमुना है, इसके ठीक पीछे यमुना है और ये इसके ट्यूरेट्स हैं यानी लघु मीनारें हैं। इस प्रकार से हम ये दिल्ली का लाल किला आप देख रहे हैं। इस लाल किले में हमारा आज का भारत का तिरंगा लहरा रहा है, ये हमारे गौरव का प्रतीक है। और इस प्रकार से मुगल वास्तुकला हमारे सामने एक बहुत बड़ी विरासत के रूप में सामने आती है। वास्तुकला का ये एक आउट पार्ट था, आउटर स्ट्रक्चर था। ऑफलाइन क्लास में हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।